नमस्कार दोस्तों। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू गीता फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती। हाँ, ये बात अलग है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी पसंद करती हैं, और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी जुबाई और ज्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे भी कोई खास त्योहार नहीं है, ना ही घर में किसी को सालगिरह पर अम्मा जी के खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी 10 दिन पहले ही आकर गई थी। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी को कोई काम करना था घर में। बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है, पर आर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके के ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग की दाल का हलवा पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़े हो सकता है। बस आज के मेन्यू में यही डिमांड थी। 3 तरह की सब्जी, पूरी अलग। 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए गीता लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी गीता का ही करना था। मदद कराने में कोई भी रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। गीता वापस रसोई में आई, फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ाई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दिया। फटाफट पूरी पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों को बच्चों को बिठाया। अम्मा जी मौसी जी और ननद मुनहार करके उन्हें खिलाने लगी। मुनहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाने डाले जा रहे थे। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो खाने में कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी मनोहार करके अपनी बेटी बहन और भांजी को खाना परोस रही थी, और फिर वही हुआ। इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर ननंद और नंदोई अभी वहीं थे। अभी गीता का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने गीता को आवाज लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी बहू ननंद के लिए बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। गीता ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था। पर अब जब अम्मा जी बोल चुकी हैं तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है कि या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए। अम्मा जी की बात सुनकर गीता बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना ही बचा, खत्म हो गया है। और इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता। इतने में अम्मा की नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें गीता ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलबटें आ गई और गीता को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती? चुपचाप से खाना पैक कर दे, मैं बाहर बोल चुकी हूँ। अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर गीता हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। गीता देखती रह गई और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ करके पैक कर दी। जब तक गीता पूरी तरह होश से आती तब तक नंदरानी खाना लेकर जा चुकी थी। पर गीता उन लोगों से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि इतने में डोर बेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है।
इतने में पीछे से गीता आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने गीता को रोककर पूछा, बेटा, आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगवा कर खा रही हो। उनकी बात सुनकर गीता ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं। चाहे खाना मनोहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए जब कहा जा रहा है। पर मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नहीं नींद आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया, कहकर गीता अपने कमरे में जाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे। आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनोहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें? रोटी खाने मरने के लिए फेंकने नहीं है। इतना कहकर तुमने मनोहार के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का भी खाना उसके पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए खाना नहीं बचा? खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है, जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा नहीं। साथ ही मनोहार के नाम पर खाना कूड़े में फेंकने ना देते। धन्यवाद दोस्तों।